हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई जेट एग्जाम, सीयूटी एग्जाम, बीएचयू एग्जाम, एलएसए एग्जाम और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। लेकिन आज मैं आपको विशेष रूप से कह देता हूं कि उनके लिए क्लास ये इंपॉर्टेंट रह रही है जो पशुधन और पशुपालन को पढ़ना चाहते हैं और पशुधन सहायक की तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही बेहतरीन और उनके लिए खास जानकारी मैं इसी क्लास के माध्यम से दूंगा। जो पशुधन सहायक की तैयारी करें ना, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, एलएसए की तैयारी करें, उनके लिए मैं विशेष रूप से इस क्लास में जानकारी दूंगा और इसी क्लास के माध्यम से आप पशुपालन को अच्छी तरीके से तमाम जो भर्तियों की तैयारी करें या जेट या सीयूटी की तैयारी करें, बीएचयू को वगैरह, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इनकी तमाम की तैयारी करें तो आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ना है तो आज इसी क्लास में अपन पढ़ेंगे बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त आज के लिए आपकी क्लास बहुत ही खास रहने वाली है। तो तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे और सेशन को लाइक करके आ जाएंगे और फिर इसके साथ सब्सक्राइबर के साथ अपनी हाजिरी को अपनी क्लास के अंदर देंगे। बिल्कुल सभी बच्चे आ जाएंगे, तमाम बच्चे क्लास के अंदर जुड़ जाओ। एक बार तमाम बच्चे क्लास के अंदर जुड़ जाओ, फिर आपके लिए एक शानदार जानकारी के साथ आपके साथ साझा होंगे। भाई जानकारी क्या है भाई कि आपके लिए ई बुक का निर्माण कर दिया भाई उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा। क्या किया है? उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा ई बुक बना दी गई भाई राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार 2025 में आपका नवीनतम सिलेबस इस बार बदलाव हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने बिल्कुल कम मात्र फीस में आपके लिए बहुत ही सुनहरा और शानदार पढ़ने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो इस बार आपके लिए क्या खास लाने वाले हैं तो आपको देख लीजिए, खुद देख लीजिए। आप राजस्थान सामान्य ज्ञान के 500% मिलेंगे, उसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर को कंप्लीट करेंगे। फिर राजस्थान का करंट अफेयर्स 200 क्वेश्चन मैंने 115 क्वेश्चन के आसपास आपके ई बुक के अंदर ऐड कर दिए और भी मैं 100 क्वेश्चन आपके लिए जो अप्रैल और मई, इन दोनों महीनों का जो एंड के महीने में, जो मई में होगा आपका, जून में 13 जून को एग्जाम है, तो आपको मई के एंड में मैं 100 क्वेश्चन और बना के देने की कोशिश करेंगे और 100% देंगे उनको। जो ई बुक लेगा उनके लिए 100% और आपको प्लस में करके देंगे, ताकि आपको अप्रैल, मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का तो करंट अफेयर्स ले लिया, लेकिन अप्रैल और मई ये 5 महीने के आसपास करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा और 2 महीने का अपन 100 सवालों के साथ और आपके साथ लिए 100 क्वेश्चन और लाने की कोशिश करेंगे। वो मैं मई के एंड में दूंगा ताकि आपका 2 महीने का और करंट अफेयर्स क्लियर हो जाए। फिर आपकी बात कर लें राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो पॉलिटी के 100 क्वेश्चन रहने वाले। फिर दैनिक विज्ञान, साइंस के मैंने 200 क्वेश्चन लिए, क्योंकि साइंस का थोड़ा वेटेज ज़्यादा रह सकता है, तो साइंस के मैंने 200 क्वेश्चन आपके लिए बना दिए और कंप्यूटर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लिए और बहुत ही शानदार 1100 प्लस प्रश्नों का समावेश किया है। और मात्र आपको कितने रुपए देने होंगे? बिल्कुल स्पेशल ऑफर चल रहा है आपके लिए, मात्र 49 रुपये। 49 रुपये में ये आपको 1100 प्लस क्वेश्चन, वो भी बहुत ही शानदार, और 50% का आपका फर्स्ट फास्ट रह रहा है। काफ़ी बच्चों ने, मैंने रात को ही लॉन्च किए 15 तारीख को, और उसके भीतर अभी तक लगभग 20 बच्चों ने लगभग मेरे से ई बुक खरीद लिए। और काफ़ी बच्चों के मैसेज दे, सर ई बुक का निर्माण कर दो और ई बुक हमारे को उपलब्ध करवा दो, ताकि हमारे का फर्स्ट पार्ट कमज़ोर है, उनके लिए हम खरीदना चाहते हैं। तो उनको मैंने रात को ही लॉन्च की और इतने में तो 20 बच्चों ने खरीद दिए। तो आपके लिए भी ये बहुत ही शानदार अवसर प्रदान कर रहे हैं भाई इस बार, और बहुत ज़बरदस्त ई बुक बनाइए आपके लिए जो पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हैं। तो तमाम विद्यार्थी, मेरे को आपका एक व्हाट्सअप नंबर भी जारी किया, उस पर आपको संपर्क करना होगा। मेरे को व्हाट्सअप नंबर के जारी है, ये नंबर देख लो, नंबर देख लो आराम से, एक बार ऐड कर लो या स्क्रीनशॉट खींच लो, या मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके जुड़ जाना, वहां पर भी आपको मैं जानकारी दे दूंगा। और ई बुक के लिए संपर्क कर देना मेरे को व्हाट्सअप के जरिए, ठीक है। 1 लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, विथ आंसर रहेंगे और बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ई बुक बनाइए आपके लिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे। आज की क्लास में पशुपालन के 30 सवाल करने वाले हैं, तो तमाम बच्चे एक बार क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे, ठीक है। जो पशुपालन पढ़ना चाहता है उनके लिए ये क्लास आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाली भाई। ज़्यादा नहीं, बस इतना सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिशें पूरी कर सको, मतलब आप पशुधन सहायक बन जाओ। और पशुधन सहायक के लिए आज अपने एक विशेष रूप से क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि क्या है कि पशुधन सहायक की तैयारी करें ना, तो वो बच्चे कहते हैं कि सर हम जीके की तो क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वो एनिमल हस्बेंड्री नहीं पढ़ा रहे हो, वेटनरी साइंस नहीं पढ़ा रहे हो, तो उनके लिए आज अपन विशेष बात कर लेते हैं। और बाकी बच्चे भी इसके साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री तो सबके अंदर कॉमन रहती है और सब पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपन क्लास को मेंटेन किया है। तो आप तमाम विद्यार्थी अब पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई।
बहुत ही खास पहला ही क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, तमाम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आराम से प्रश्न को पढ़ो, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ लो। प्रश्न क्या कह रहा है भाई कि भेड़ में कौन सी नस्ल दिखने में बकरी जैसी लगती है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। मैंने एनसीईआरटी के जो पुराने जो एग्जाम में आए गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेने की कोशिश की है और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से कंटेंट लिया है। तो आप प्रत्येक विद्यार्थी आराम से क्लास को एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको बहुत कुछ इस क्लास से सीखने को मिले। तो भेड़ में कौन सी नस्ल है जो बकरी जैसी लगती है, क्या पता है आपको? सोनाड़ी, मेरिनो, ककराकुल, कराकुल या नेलोर? जल्दी से देख के बताओ। सोनाड़ी, मेरिनो, कराकुल या नेलोर जो भेड़ जैसी लगती है, बकरी जैसी है। भेड़ की कौन सी नस्ल जो बकरी जैसी लगती है, बताओ जल्दी से। सर जी ये तो नेलोर होती है, नेलोर। नेलोर को ही आप राइट बता दो क्योंकि नेलोर बकरी है जो भेड़ जैसी बकरी की नस्ल है जो बकरी जैसी लगती है। बिल्कुल बकरी जैसी लगती है तो नस्ल किसकी? भेड़ की, लेकिन लगती कैसी है? बकरी जैसी है। कंफ्यूज करने का सवाल भी कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन ही भाई कंफ्यूज ही करने वाला है। ऐसे सवाल मैंने लिए ताकि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। सुए जैसा मुख वाली भेड़ की कौन सी नस्ल है भाई जिसका सुए जैसा मुख है? किस प्रकार से? सुए जैसा मुख भेड़ की कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी, लिंकन, लिजिस्टर, साउथ डाउन। ठीक है, जल्दी से देख के बताओ मेरे को, जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो। तो साउथ डाउन रहे यही नस्ल हो जाएगी जो मुख सुए जैसा लगता है भेड़ की नस्ल का। बिल्कुल अच्छा आंसर है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से साथ साथ में कमेंट भी कर सकते हो। बिल्कुल अच्छी क्लास रहने वाली है, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही खास आपके बीच आया भाई कि मुर्गी के शरीर का सामान्यतः तापमान कितने डिग्री फ़ारेनहाइट में रहता है भाई? फ़ारेनहाइट में आपको तापमान बताना है मुर्गी का। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो मेरे को, क्या राइट होगा? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास मुर्गी के शरीर का फ़ारेनहाइट में तापमान रहता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है आपके बीच। जल्दी से देखो, आराम से प्रश्न को पढ़ सकते हो, ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ लो। वुल सॉल्टर्स डिसीज किस अन्य नाम है भाई? किसका अन्य नाम है? ये एक प्रकार से भेड़ के अंदर रहता है भाई वुल सॉल्टर डिसीज, जो अन्य नाम किसका है? रिंडरपेस्ट का है क्या, गलगोटू क्या है, या रेबीज का, या एंथ्रेक्स का? जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर बता सकते हो। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। रिंडरपेस्ट हो जाएगा, गलगोटू होगा, रेबीज होगा या एंथ्रेक्स होगा? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। राइट आंसर हो जाएगा भाई एंथ्रेक्स। जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग रहते हैं उनके अंदर इस प्रकार की डिसीज रोग देखने को मिल सकता है, एंथ्रेक्स रोग होता है। बिल्कुल अच्छी प्रकार से तिल्ली बुखार भी कहते हैं, गलटी बुखार भी कहते हैं इसे। अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास आपके बीच आ गया भाई कि शूटिंग डायरिया किस रोग का मुख्य लक्षण है भाई? शूटिंग या डायरिया मुख्यतः किस रोग का लक्षण है? जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो, जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो। पांचवे का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से देखो, बिल्कुल जल्दी से देख लो। पांचवे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशु प्लेग। बिल्कुल सर जी, पशु प्लेग को ही राइट आंसर बताओ क्योंकि शूटिंग और डायरिया मुख्यतः पशु प्लेग का लक्षण रहता है। बिल्कुल अच्छी प्रकार से। इसे पोकनी भी बोलते हैं, पोकनी पशु प्लेग में, सामान्य भाषा में नाम कहते हैं इसे। अच्छी प्रकार से यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आज की क्लास बहुत ही शानदार भाई, ज़बरदस्त रहने वाले भाई, बहुत ही खास ज़बरदस्त रहने वाली है कि जंतुओं में पालन पोषण का देखभाल, ब्रीडिंग है उनका उपयोग विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? जल्दी से देखो, जल्दी से देख लो, आराम से जल्दी से देख लो। किसके अंदर किया जाएगा? जंतुओं का पालन पोषण, देखभाल और ब्रीडिंग विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? 6 का राइट आंसर बताना आपको। बिल्कुल सर जी, इसका तो एनिमल हस्बेंड्री करो, पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री होता है, उसके अंदर ही पशुओं का पालन पोषण, ब्रीडिंग और देखभाल किया जाता है विज्ञान की वह शाखा में। बिल्कुल अच्छी प्रकार से। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर, बहुत ही खास आया आपके बीच, जबरदस्त। हिंदी में लिखित में से किस सर्वाधिक, जो ये थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसे वसा बोल देंगे, ठीक है, वसा की मात्रा, ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं।
वसा की मात्रा किस पशु में सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में से वसा की मात्रा किस पशु में सर्वाधिक देखने को मिलती है? गाय के अंदर, भैंस के अंदर, भेड़ के अंदर, बकरी के अंदर। जल्दी से देखो, राइट आंसर बताओ मेरे को। 7वें का राइट आंसर बताना आपको। वसा की मात्रा आपको बता देनी है, ठीक है। तो वसा की मात्रा हो जाएगी भाई भेड़ के अंदर, बिल्कुल भेड़ के अंदर कर देंगे वसा की मात्रा। किसके अंदर है? भेड़ के अंदर रहती है कितनी? 7.90% रहती है भेड़ के अंदर सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा। पूछ ले कि भैंस के अंदर कितनी रहती है, तो 7.38% रहती है। गाय के अंदर पूछ ले तो 4.14% रहती है। और पूछ ले कि बकरी के अंदर कितनी रहती है, तो बकरी के अंदर कितनी रह जाएगी? 4.25% रहती है। इसी प्रकार से ये देख लो, सभी में इस प्रकार से आपको अलग अलग परसेंट के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा रहती है भेड़ में 7.90%, और भैंस में अलग प्रकार से पूछ लें कि भैंस के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है, तो वो भदावरी के अंदर रहती है लगभग 12 से 14%। उत्तर प्रदेश के भदावर क्षेत्र में भदावरी भैंस पाई जाती है, उसमें 12 से 14% वसा की मात्रा रहती है। लेकिन आपको स्पेशली पशुओं के अंदर पूछ ले तो आपको भेड़ आंसर बताना है। एक बच्चे ने मेरे को कमेंट किया था, सर जी की भैंस के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है। भैंस के अंदर रहती तो है, लेकिन वो एक स्पेशली नस्ल के रूप में पूछा है, लेकिन ओवरऑल पशुओं के अंदर पूछा जाएगा ना, तो भेड़ आपका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। उनको मैं वापस कमेंट भी किया था बच्चे को, तो वो क्लास देख रहा है तो वापस इनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एफएमडी रोग पशुओं के अंदर किसके द्वारा होता है? एफएमडी, फुट एंड माउथ डिसीज। फुट एंड द माउथ डिसीज मतलब पहले खुर पका फिर मुंह पका, मतलब पहले खुर के अंदर हो जाना फिर मुंह के अंदर हो जाना। इसी प्रकार के शरीर के अंदर रोग फैलता है। तो ये किस कारण होता है भाई? जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी। जल्दी से देख के राइट आंसर बता सकते हो मेरे को। सर जी ये तो विषाणु के द्वारा होता है, खुरपका एवं मुंहपका रोग, ठीक है। खुरपका एवं मुंहपका रोग, बिल्कुल अच्छी प्रकार से विषाणु। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आपके बीच आ गया भाई कि उच्चतम प्रकार की गलीचा ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है भाई? उच्चतम मतलब अच्छी प्रकार से, अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही शानदार क्वालिटी की गलीचा और ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? मारवाड़ी, चोकला, नाली या सोनाड़ी। जल्दी से देखो, आराम से राइट आंसर बताओ। आज मैं क्लास धीरे से क्यों ले रहा हूं? ताकि बच्चे कई बार मैसेज करते हैं, सर आप जल्दी से पढ़ाते हो, जल्दी पढ़ाते हो, हमारे को कई बार समझ में नहीं आता, या आप जल्दी से आंसर देते हो और फिर आगे चले जाते हो। तो आज थोड़ा बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत हो रही है थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन क्लास स्किप मत करना, क्योंकि क्लास के अंदर बहुत शानदार और एनिमल हस्बेंड्री के सवाल रहने वाले हैं। एंड तक देख लो, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अपन 30 क्वेश्चन तक अच्छी प्रकार से क्लास लेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास को समाप्त करेंगे। इससे पहले आपको कह देता हूँ कि क्लास को पूरी तरह आराम से देख लेना, सभी बच्चे पूरी देख लेना क्लास को। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन क्लासों से। रेगुलर अपन प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हो। तमाम रेगुलर पशुधन सहायक के लिए बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से कंटेंट के साथ अपन तैयारी करवा रहे हैं। तो अब मेरे को 90 का राइट आंसर बताएंगे तमाम बच्चे। 90 का राइट आंसर हो जाएगा चोकला। चौकी कौन है? चोकला है, मतलब चौकी ऊन है, बहुत ही अच्छी ऊन है चोकला की। कितनी ऊन देती है क्या आपको पता है क्या? मेरे को कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कोई कमेंट कर सकता है कोई बच्चा कि सर जी इसकी तो इतनी से इतनी ऊन रहती है साल में। बिल्कुल, तो आपको कमेंट सेक्शन के इसके बारे में बताना मेरे को कि चोकला की सबसे ऊन अच्छी रहती है तो इसका कितना परसेंट में रहती है, लगभग कितनी साल में ऊन दे देती है, तो इसके बारे में बताना। जैसे कि मैं इसी की तुलना कर दूं कि भाई अपने इसे कहते हैं कि ये राजस्थान की मेरिनो चोकला भेड़ को कहते हैं, लेकिन जैसी मेरिनो नस्ल है तो मेरिनो नस्ल के अंदर साल के अंदर 5 से 9 किमी प्रति मतलब ऊन किलो के रूप में ऊन देती है, लगभग 5 से 9 की ठीक है केजी के अंदर, किलो के अंदर ऊन दे देती है 5 से 9। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे वो मेरिनो नस्ल जो स्पेन के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है, इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। ये अपने राजस्थान की चोकला थी, तो चोकला को भी आपका बताना कमेंट सेक्शन के माध्यम से कि चोकला कितनी ऊन देती है, ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना तमाम बच्चे। अब मेरे को 10वें का राइट आंसर बताओ कि कार्बोक्सिलिक एक एसिड है भाई, क्या उत्तेजक है, कृमिनाशक है, जीवाणुरोधक है या विरेचक है? जल्दी से देखो, राइट आंसर बताओ मेरे को। सर जी ये तो जीवाणुरोधक या प्रतिरोधक के रूप में इसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। जीवाणुरोधक या प्रतिरोधक के रूप में काम में लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। बिल्कुल। उत्तेजक के रूप में कौन होगा, क्या पता है आपको? कैफीन, कपूर। कैफीन से अपन जैसे कि अलग अलग प्रकार से रहते हैं, उनसे नशे आते हैं, उत्तेजना होती है, तो इसी प्रकार से अलग अलग उत्तेजक के रूप में अपन काम में लेते हैं, ध्यान में रखेंगे। सभी उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार है कि पशुओं की आयु गणना की जाती है भाई, किसके द्वारा की जाती है? दांतों की संख्या, शरीर के आकार, दूध का उत्पादन या पूंछ की लंबाई? बिल्कुल सर जी, इसमें तो दांतों का ही राइट होगा, क्योंकि सबसे उपयुक्त विधि दांतों के द्वारा ही आयु की गणना के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में स्थायी दांतों की संख्या 32 रहती है और अस्थायी दांतों की संख्या 20 रहती है। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। और भी दांतों के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आप पढ़ना, ताकि आपको वहाँ से बहुत अच्छी प्रकार से जानकारी मिले। कई गाइडों में कई बार सारणियाँ गलत दे रखी है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको अच्छी गाइड लेके अच्छे प्रकार से कंटेंट के साथ पढ़ना, ताकि आपका प्रश्न कहीं से गलत न हो और अच्छी प्रकार से आपको जानकारी मिले। परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है भाई? परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। 12वें का राइट आंसर बता दो मेरे को। सर जी इसको तो भेड़ को कर दो राइट, परजीवियों का म्यूजियम भेड़ को कहते हैं। बिल्कुल जबरदस्त। चलता फिरता फ्रिज किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। बिल्कुल अच्छी प्रकार से, कभी भी दूध दे सकती है, इसलिए चलता फिरता फ्रिज कह सकते हैं, इसे बकरी को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुर्गियों में सेसक रोग का प्रमुख कार्य क्या भाई? मुर्गियों में सेसक रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी? 13वें का मेरे को राइट आंसर बताओ। विषाणु के द्वारा आता है। बिल्कुल, सेसक रोग मुर्गियों में विषाणु के द्वारा आता है। अच्छी प्रकार से बता रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है कि राजस्थान में पशु की संख्या में पिछले वर्षों में बढ़ोतरी हुई है। मतलब सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी किसके अंदर हुई है? पशुओं की संख्या के अकॉर्डिंग बताना है आपको। क्या आता है आप? क्या जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बताओ। बकरी के अंदर। सर जी बकरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, तो बकरी के अंदर ही सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है अच्छी प्रकार से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है कि भेड़ में कृमि के प्रकोप को बचाने के लिए उपयोग में लिया जाता है भाई। भेड़ में कृमि के प्रकोप को बचाने के लिए उपयोग में लिया जाता है भाई। 15वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। नीला थोता। बिल्कुल, CuSO4 जिसे बोलते हैं नीला थोता, भेड़ के कृमि के प्रकोप को बचाने के लिए उपयोग में लेते हैं नीला थोता। बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास आया भाई आपके बीच कि नर में ऊंट को कितने वर्ष में परिपक्व हो जाता है भाई? नर ऊंट रहता है जो ऊंट परिपक्व कितने वर्षों में हो जाता है? 16वें का राइट आंसर बता देंगे तमाम बच्चे। 16वें का राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ मेरे को। 16वें का राइट आंसर क्या होगा? क्या पता है आपको? 5 वर्ष। बिल्कुल 5 वर्ष को ही राइट बता दिया मैंने, 5 वर्ष ही होगा। अच्छी प्रकार से बता रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खास रहने वाला है कि कुक्कुट में रानीखेत व्याधि किसके कारण होती है भाई? कुक्कुट में रानीखेत व्याधि किसके कारण होती है भाई? अच्छी प्रकार से जल्दी से देख के बताओ मेरे को। 17वें का राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु के द्वारा होती है रानीखेत रोग। पैरामिक्सोवायरस, ऐसे लासोटा और R2B मुक्तेश्वर के टीके भी लगते हैं। कुक्कुट के अंदर रानीखेत रोग बीमारी विषाणु द्वारा होती है भाई, विषाणु द्वारा। अच्छी प्रकार से तमाम बच्चे ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि पशुओं में एंथ्रेक्स का लक्षण क्या है भाई? एंथ्रेक्स का क्या लक्षण रहता है? खास लक्षण क्या? खांसी से एंथ्रेक्स हो जाता है क्या? गर्भपात से होता है क्या? आकस्मिक मृत्यु से या लार स्त्रावण से? बिल्कुल, एंथ्रेक्स के अंदर क्या हो जाता है? आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। आकस्मिक मृत्यु हो जाती है जिसके कारण एंथ्रेक्स होता है। इसे गलटी बुखार की भी कह सकते हैं, ठीक है? तिल्ली बुखार, गलटी बुखार भी कह सकते हैं एंथ्रेक्स को। इसका जो रोग कारक कहता है एंथ्रेक्सिस बैक्टीरियंस के नाम से आप इसे जानते हैं भाई। इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। 16वें, अभी 19वें का आपको आंसर बताना होगा। 19वां क्वेश्चन आ गया आपके बीच। जल्दी से देख के राइट आंसर बता दो मेरे को। 19वें का राइट आंसर बताना है। तमाम बच्चे प्रश्न को देखो पहले तो। किस भैंस की नस्ल में सिर पर टिक्का होता है भाई? पंच कल्याणी के नाम से जानी जाती है भाई, सिर पर जिसके है टिक्का। बिल्कुल अच्छा सवाल है। 19वें का राइट आंसर हो जाएगा नीली रावी। सतलज नदी के पानी नीला होने के कारण सतलज नदी के आसपास जो भैंस की नस्ल पाई जाती है जिसको ही कहा जाता है नीली रावी, जिनके शरीर के पंच कल्याणी मतलब 5 जगह सफ़ेद रंग के वो धब्बे रहते हैं, जिस कारण इसे नीली रावी कहा जाता है। इसे पंच कल्याणी कहा जाता है। बिल्कुल अच्छी प्रकार से।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर, बहुत ही खास, बहुत बार एग्जाम में आए हुए। ये सवाल जो भी मैंने लिए हैं वो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में हुए। जेट एग्जाम हुआ, भले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हुआ या एलएससी हुआ, और भी तमाम जितने भी एग्रीकल्चर के या पशुपालन के जितने भी एग्जाम रहते हैं उनके अंदर ये सवाल सभी के अंदर रिपीट हो चुके हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम से बाहर है। मतलब ये क्लास तो आपकी बहुत ही बेहतर और बहुत ही खास रहने वाली, इसलिए तमाम विद्यार्थी रेगुलर जुड़ोगे ना तो उनको फायदा होगा भाई, और जो रेगुलर नहीं जुड़ेगा तो फिर आपको नुकसान खुद का ही है। क्योंकि अपन तो भाई एलएसए एग्जाम तक 13 जून तक आपको अच्छी प्रकार से मेहनत करवाने की भाई जिम्मेदारी ली है। जितनी कोशिश हो सके उतनी मेहनत करवाएंगे आपसे, जितना हो सके उतनी मेहनत करवा देंगे भाई। हर जगह आपका प्लेटफॉर्म खुला है भाई कि आप टेलीग्राम पर भी जुड़ो, अच्छे से आपको वहाँ नोट्स भेजते हैं, या आपको यूट्यूब के माध्यम से भी कम्युनिटी के माध्यम से जुड़ो, ताकि वहाँ पर भी आपको अच्छे प्रकार से कम्युनिटी दी जाती है, रेगुलर आपको कम्युनिटी दी जाती है, ताकि आपको अच्छे से प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सको। और भी आपको कहीं नोट्स देना है तो पीडीएफ के रूप में अपन नोट्स भी भेजते हैं। और आपको बुकलेट लेनी है तो उसके बारे में भी मैंने पहले बता रखा है कि बुकलेट के लिए भी आप मेरे से संपर्क कर लेना, मैंने नंबर दे रखे हैं उस पोस्टर के अंदर, तो उस पर आपको मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर इतना लिख लेना कि सर जी मुझे बुकलेट चाहिए, तो मैं आपको अपने आप मैसेज करके फिर आपको बुकलेट उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो बुकलेट आपके लिए पशुधन सहायक के बच्चे हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन की मैंने स्पेशल एक क्वेश्चन को 60-60 के आपके लिए ही बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार अच्छे प्रकार से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी बुकलेट तैयार की है। तो आप तमाम विद्यार्थी जो एलएससी की तैयारी करें ना उनके लिए ये बुकलेट बहुत ही जबरदस्त रहेगी। तो इसलिए तमाम विद्यार्थी एलएससी की जो तैयारी करे वो बुकलेट खरीद लेना, ठीक है, उनके लिए बहुत ही बेहतर है। मैंने रात को ही लॉन्च की है, अभी तक लगभग 20 बच्चों ने बुकलेट को खरीद भी लिए। तो आप भी देरी न करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आगे भी शेयर करना, और आप भी बुकलेट को जरूर एक बार खरीद के देख लेना। एक बार डेमो तो कम से कम देख ही लेना कि डेमो सर भेज दो मेरे को, डेमो अच्छा आया, पसंद आया मेरे को तो ही मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तो मेरे को आपको डेमो भी भेज दूंगा मैं, ताकि आपको अच्छे प्रकार से आप निश्चिंत रहे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से प्रश्नों की 100% जिम्मेदारी के हर प्रश्न मैंने को बहुत ही ज़बरदस्त लिया है, इसलिए आप बुकलेट खरीद लेना। ठीक है, अपन अब 10% रहे उनको भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो 20वें का अब मेरे को राइट आंसर बताओ। पहले तो जानकारी मैंने पहले भी दे रखी, लेकिन बच्चे कोई बाद में भी जुड़े तो उनके लिए भी ये जानकारी एक बार बता दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? तो चलो बताओ मेरे को 20वें का राइट आंसर कि 27 साल से तेज दौड़ने वाले बैल क्या कहलाता है भाई? जो 27 साल से तेज दौड़ते हैं उन बैलों को क्या कहा जाता है? किस नस्ल के बैल रहते हैं 27 साल और तेज दौड़ने के लिए रहते हैं? बिल्कुल सर जी, इसको कांकरेज के जो नस्ल के बैल रहते हैं वो 27 साल वो तेज दौड़ने के लिए उपयुक्त नस्ल माने जाते हैं। तो नागौरी नस्ल किसके लिए है? सीधी पीठ, तेज दौड़ने के लिए, हष्टपुष्ट और बहुत ही मजबूती के बैल होते हैं, वो होते हैं भाई नागौरी बैल। लेकिन 27 साल पूछ लेना, 27 साल और तेज दौड़ने के लिए 27 साल के लिए कांकरेज नस्ल के बैल रहते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा सवाल था। ठीक है, आज को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो, आराम से पढ़ो प्रश्नों को, कि मादा पशुओं में गर्भ धारण का उत्तम समय क्या रहता है भाई? मादा पशुओं में गर्भ धारण का उत्तम समय क्या रहता है? क्या पता है आपको? क्या जल्दी से देख के राइट आंसर बताओ। सर जी इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 12 से 18 घंटे के मध्य पशुओं के अंदर गर्भ धारण करना चाहिए। 12 से 18 घंटे के मध्य। अच्छी प्रकार से बता रहे हो, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतर। बकरे के मांस को क्या कहते हैं भाई? बकरे में जो मांस रहता है या बकरियों में मांस रहता है उन मांस को क्या कहेंगे भाई? अलग अलग प्रकार के पशुओं में मांस रहते हैं। आपको सभी जो शब्दावली के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पशुपालन की क्लास है और पशुपालन को मैंने आपको इस प्रकार की जानकारी नहीं दी ना तो आपको कहीं कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे तो आपको जो एनिमल हस्बेंड्री के बच्चे हैं उनको तो पता है, लेकिन जेट की तैयारी करें या सुपरवाइजर की या और भी तमाम जो पशुपालन पढ़ना चाहते हैं इस क्लास में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी एक जानकारी दे देता हूँ कि आपको एनिमल हस्बेंड्री की जो शब्दावली रहती है ना, टर्मिनोलॉजी जो शब्दावली रहती है, उन शब्दावली को आपको एक पेज पे यहाँ कहीं से प्रिंट निकलवा दो और उन प्रिंट को अपने टेबल या स्टडी टेबल के आगे चिपका दो। वो आपका एक मुख्य आधार है। क्या है? पशुपालन का एक आधार है। उससे क्या होगा कि आपको एक पशुपालन की शुरुआती नींव रहती है, नींव, तो वो नींव शुरुआत होती है भाई एक शब्दावली से। शब्दावली पर आपको पकड़ है अच्छी खासी, आपको पूरी 100% जितने भी सवाल बन रहे वो आपको 100% आ रहे हैं, तो उसका मतलब आप आगे भी एनिमल हस्बेंड्री को आराम से धीरे धीरे पूरी आराम से कर सकते हो। और एनिमल हस्बेंड्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको पूरे में से पूरे नंबर, एक भी नंबर कट नहीं सकता।
ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर एक भी नंबर कट नहीं सकता। मतलब आपके जैसे कि 100 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर का पेपर हो रहा है, जैसे कि वेटनरी साइंस, पशुधन सहायक के लिए बात करता हूँ, तो उनके लिए 100 में से आप कम से कम बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ोगे ना तो आप 90 प्लस नंबर आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। 90 प्लस नंबर आराम से ला सकते हो यदि आप पूरी तरह से ढंग से 10% तो ऐसे मान लो कि कोई पर्सन मतलब आपसे नहीं हो रहा है, या कोई पर्सन हार्ड है, या कोई पर्सन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो 10% को मैं छोड़ देता हूं, तो भी आप 90+% करने की एकदम शानदार आराम से कर सकते हो, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, इसके अंदर नंबर आराम से ला सकते हो। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है उनके लिए तो अपने काम कर रहे हैं और रेगुलर आपको क्लास दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपको सुबह रेगुलर क्लास मिलती है, तो उसके अंदर जुड़ा करो, तो रेगुलर एग्जाम तक जुड़ोगे तो उसमें बहुत सारा फायदा करवा देंगे। आपका फर्स्ट पार्ट 50 नंबर का पोर्शन में आपको रेगुलर सुबह दे रहा हूँ, जो आपकी सुबह सुबह रेगुलर क्लास लग जाती है, उसके अंदर जुड़ा करो, जो पशुधन सहायक की तैयारी करे उनके लिए। ठीक है, तो अब मेरे को 22 का राइट आंसर बताएंगे। बकरे का मांस को क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल सर जी, जल्दी से आप बता दो, हमने तो कमेंट कर लिया, तो मैंने बता दिया भाई, सेवन ही कहा जाएगा भाई, सेवन। ठीक है, सेवन कहा जाएगा बकरे का मांस या बकरियों का मांस। पोर्क किसे कहा जाएगा? सुअर का मांस। चिकन किसे कहा जाएगा? मुर्गी का मांस। बीफ किसे कहा जाएगा? गाय का मांस। इसी प्रकार से आपको सभी मांस ध्यान में रखेंगे। वेनिसन किसे कहा जाएगा? हिरण के मांस को। और व्हील किसे कहा जाएगा? जो गाय का बछड़ा रहता है उनके मांस को। और बफन किसे कहा जाएगा? भैंस के मांस को। तो इसी प्रकार से सभी मांस आपको आने चाहिए। बिल्कुल सिंपल रहते हैं, बिल्कुल सिंपल रहते हैं, कोई परेशानी होती नहीं। मैं आपको यदि शब्दावली किसी को पढ़नी है तो मेरे को कमेंट कर लेना, और उनके लिए भी अपन एक क्लास की व्यवस्था करेंगे। सारी शब्दावली के मैंने एक ही क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन ले लूँगा ऑब्जेक्टिव और MCQ के माध्यम से आपको पूरी एकदम क्लास आराम से शब्दावली की कर देंगे भाई, ताकि आपकी शब्दावली आराम से हो जाए। एक शब्दावली की भी क्लास लाएंगे जरूर। ठीक है, मेरे को मैसेज करना, जिनको भी शब्दावली पढ़नी है ना, एक बार मेरे को मैसेज कर लेना, ताकि आपको शब्दावली का भी एक पोर्शन कंप्लीट करवा दें। मालवी नस्ल की उत्पत्ति स्थान कौन सी है भाई? कौन सा राज्य है बताओ? मालवी नस्ल अपने राजस्थान में भी पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः उत्पत्ति स्थान इसका किस राज्य में है? तो सर जी इसका तो मध्य प्रदेश बताओ, क्योंकि मालवा क्षेत्र के मध्य प्रदेश के आसपास जो अपने राजस्थान के अंदर वैसे जिले बता दूं तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। झालावाड़ और कोटा क्षेत्र तो मुख्यतः इनके लिए माना जाता है, लेकिन हाड़ौती क्षेत्र मान ले तो विशेष रूप से मालवी के लिए एक प्रकार से ये क्षेत्र रह जाएगा, और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में इसका उत्पत्ति स्थान है अच्छी प्रकार से। तो गिर का कहाँ है आपको पता है क्या? गिर का सर, गिर गाय का है कहाँ पे? गुजरात में, काठियावाड़ का गुजरात क्षेत्र कच्छ के रण में गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है। और उत्तर प्रदेश में किसका है? अलग अलग प्रकार से है, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना। आपको सभी उत्पत्ति स्थान भी जितने भी हैं पशुओं के, वो भी आप एक बार याद कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग प्रकार से आप पढ़ लेना। जिनको भी नहीं आते वो पढ़ लेना, उत्पत्ति स्थान से भी एक नॉर्मल सवाल बन जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुग्ध बुखार की किसकी कमी के कारण होता है भाई? दुग्ध बुखार को अन्य नाम कहते हैं मिल्क फीवर। मिल्क फीवर किसकी कमी से रहता है भाई? दुग्ध बुखार या मिल्क फीवर किसकी कमी के कारण रहता है भाई? सर जी 24वें का तो कैल्शियम बताओ, क्योंकि कैल्शियम ही होगा, कैल्शियम ही होगा, क्योंकि दुग्ध बुखार तो कैल्शियम की कमी से कारण होता है। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के बाटले चढ़ते हैं, और बाटलों के द्वारा गाय के अंदर क्या होती है? ऊर्जा आती है। उस प्रकार से गाय के अंदर थोड़ा बहुत वो मिनरल्स मिलते हैं, तो गाय के अंदर दूध देती है, और फिर वो थोड़ी मतलब मजबूत रह जाती है, उनके अंदर ऊर्जा आती है भाई, शक्ति आती है। तो कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट के बाटले चढ़ाए जाते हैं दूध बुखार या मिल्क फीवर की कमी के कारण। बिल्कुल अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। एक और इसकी विशेष जानकारी एक और बता देता हूं कि दुग्ध बुखार में जैसे कि सभी पशुओं के अंदर जो रोग होते हैं, तो उनके अंदर जैसे कि कोई भी रोग हो गया तो उसके अंदर तो सेल्सियस में क्या होता है? बढ़ोतरी होती है कि भाई इनका फ़ारेनहाइट वैसे 101 था तो 103 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गया। लेकिन मिल्क फीवर के अंदर सामान्य ताप से कम होता है। क्या होता है? सामान्य ताप से कम हो जाना मिल्क फीवर या दुग्ध बुखार की मुख्यतः इसकी विशेषता रहती है। सामान्य तापमान से कम रह जाता है। जैसे कि मुख्यतः गाय का कितना डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है? तो 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर गाय का सेल्सियस रहता है। तो इसका 100 डिग्री या 99 डिग्री पे आ जाएगा तो इसके अंदर क्या है? मिल्क फीवर हो जाएगा। तो इसकी बीमारी मुख्यतः सामान्य से कम तापमान की ओर आ जाना, इसी प्रकार से इसके अंदर रह जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब मात्र 5 एक सवाल रहे हैं, वो भी कर लेते हैं, फिर आपको एक थोड़ी बहुत जानकारी दे दूंगा लास्ट में, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं उनके लिए भी, और फिर अपन क्लास को समाप्त करेंगे। तो तमाम बच्चे मेरे को 25वें का राइट आंसर बता दो
कि सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है भाई? सर्वाधिक दूध देती है भाई। बकरियों में भी ऐसी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। क्या आपको पता है क्या? बताओ तो मेरे को बताओ। 25वें का राइट आंसर बताना आपको। सर जी इसका तो जमुना परी करो। परियों की परी है जमुना परी जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। क्या देती है? दूध देती है। इसकी मुख्यतः विशेषता बता दूं तो इसके कान रहते हैं घड़ी के पेंडुलम की तरह, घड़ी के पेंडुलम की तरह। और इसके जो पीछे की तरफ जो फिदड़ रहते हैं, बाल रहते हैं, घने बाल, उनको कहा जाता है फिदड़। ठीक है। और ये भारतीय बकरियों में सबसे बड़ी बकरी भी मानी जाती है जमुना परी, और दूध देने में भी सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरियों की नस्ल है। इसकी मुख्य मुख्य विशेषताएं तो जमुना परी का तो प्रश्न बनता ही है भाई। और बाकी बकरियों का भी आप आराम से पढ़ सकते हो, नस्लें जितनी भी है उनका भी ध्यान में रख लेना। फैट परसेंट है, उनके बारे में मुख्यतः विशेषताएं, उत्पत्ति स्थान है, सारी आपको ध्यान में रखनी है पशुओं की विशेषताएं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि दराती सिंह किस नस्ल में मुख्यतः विशेषता है? दराती प्रकार के सिंह, दराती प्रकार से जैसे कह सकते हैं कि हसियाकार या सिकल सेल या दराती नुमा हसियाकार सिंह मुख्यतः किस भैंस के अंदर पाए जाते हैं? सर जी इसका तो सुरती बता दो, क्योंकि सुरती जो गुजरात के अंदर पाई जाती है ना, उसके अंदर ही पाए जाते हैं दराती नुमा, हसियाकार और सिकल सेल नुमा। इसके जो रहते हैं सिंह रहते हैं वो रहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे तो सभी बच्चे। इसके अंदर फैट परसेंट कितना रहता है? तो 7.5%, लगभग 7.5% रहता है इसके अंदर फैट परसेंट। और मुर्रा के अंदर 7%। महसाणा के अंदर क्या पता है आपको? जाफराबादी के अंदर पता है आपको? सभी पशुओं के फैट परसेंट आने चाहिए। ठीक है, तो सभी पशुओं के फैट परसेंट मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से लिख लेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए अच्छी प्रकार से। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन। आज की क्लास में मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिना इंपॉर्टेंट हुआ। सभी परसेंट मैंने इंपॉर्टेंट और पुराने पेपर और ओल्ड पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न बनने वाले ऐसे प्रश्न को करवा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए ना तो मेरे को बोल देना, मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम पर आपको भेज देंगे ताकि आपके लिए पीडीएफ के जरिए भी आप अच्छे से रिवीजन कर सको। तो टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाना। ठीक है, टेलीग्राम पर भी आपके अच्छे से नोट्स आपको भेज रहे हैं और वहाँ पर भी आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। दूध में प्रमुख शर्करा लैक्टोज किससे बनी रहती है भाई? दूध की प्रमुख शर्करा रहती है लैक्टोज। किससे बनी रहती है? लैक्टोज। ये बताओ, क्या पता है क्या? दूध के अंदर शर्करा रहती है वो लैक्टोज किससे बनी रहती है? 27वें का राइट आंसर बताना है। सर जी इसका तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज हो जाएगा। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से बनी रहती है दूध के अंदर शर्करा। बिल्कुल अच्छी प्रकार से बता रहे हो, जबरदस्त बता रहे हो, शानदार, जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28वें का मेरे को राइट आंसर बताओ तमाम बच्चे। 28वें का राइट आंसर बताओ। किस पशु के आहार में विषाक्त पदार्थ गॉसिपॉल पाया जाता है? क्या पता है आपको? गॉसिपॉल किसके अंदर पाया जाता है? बिनोला, ज्वार की हरा सारा, रजके का हरा सारा या बरसीम का हरा सारा? बिल्कुल जल्दी से देख के बता दो मेरे को। 28वें का राइट आंसर क्या होगा? सर जी 28वें का कर दो। बिनोला जो कपास का होता है उसके अंदर ही गॉसिपॉल पाया जाता है। अच्छी प्रकार से ये विषाक्त पदार्थ के रूप में गॉसिपॉल होता है जो पशुओं को खाने पर पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। और जो हरा जैसे कि ज्वार रहती है, ज्वार जो उसका भी हरा चारा के रूप में या हरी फसल रहती है, उसके अंदर पत्तियां रहती हैं। तो छोटी पत्तियों के अंदर गुरीन नामक जो अम्ल रहता है, तो गुरीन अम्ल के कारण भी पशुओं की मौत हो सकती है। तो इसी प्रकार के आपको ज्वार की जो हरा चारा रहता है, जो हरी पत्तियां रहती है, तो उन पत्तियों को भी पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए, नहीं तो पशुओं की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ये भी जानकारी ध्यान में रखेंगे। और बरसीम और रजिका तो पता है, इससे तो पशुओं के अंदर कभी कभार रजिके के कारण आफरा हो जाता है। ज़्यादा रजिका खाने से आफरा हो जाता है और ये पशुओं को हरे चारे के रूप में बहुत ही अच्छे माने जाते हैं रजिका और बरसीम। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। देखो अगला सवाल भी आ गया भाई, आफरा रोग क्या है भाई? आफरा रोग किसके कारण होता है भाई? विषाणु जनित, जीवाणु जनित, कवक जनित या आहार जनित? तो आफरा हो रहा है तो आहार से जनित होगा, क्योंकि खा रहे क्या सबसे ज़्यादा हरा सारा खा रहे हैं, फिर उनका पेट फूल रहा है और पेट फूलने के कारण क्या हो रहा है? उनको आफरा आ रहा है। तो आफरा से क्या है? आहार जनित ये बीमारी हो जाएगी। तो आहार जनित बीमारी इसका राइट आंसर होगा। अच्छी प्रकार से बता रहे हो। अगला क्वेश्चन ही आफरा से रिलेटेड है, आपको पता होगा, जरूर आपने कभी न कभी पढ़ा होगा। ये प्रश्न तो 2 या 3 एग्जाम में आ चुका है। जल्दी से मेरे को देख के राइट आंसर बताओ। ट्रोकाल कैनुला किससे संबंधित है? ये यंत्र किसके मतलब रोग के अंदर अपन मुख्यतः काम में लेते हैं भाई?
किस प्रकार की बीमारी रह जाती है, किस प्रकार से रोग को कह सकते हैं, तो इस प्रकार के अंदर ट्रेकॉल कैनुला नामक संबंध में अपन इस यंत्र का प्रयोग लेते हैं। तो सर जी ये तो आफरा के अंदर ही लेते हैं। एक तरफ से क्या करते हैं, पशुओं के अंदर सेद करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर के अंदर जो एक प्रकार से गोलनुमा उनका पेट हो जाता है, तो उसके कारण उनको हवा होती है, तो उनके पेट के अंदर हवा को फिर बाहर निकाला जाता है और इसके कारण आफरे का ट्रोकार कैनुला एक प्रकार से यंत्र रहता है। उस यंत्र से आफरे को उनकी मतलब आफरा सट जाता है, तो उनके लिए निवारण के लिए उपयोग में लेते हैं। अच्छी प्रकार से ध्यान में रखेंगे। पता चल गया ना आपको, तो बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। अब और आगे क्या जानकारी है, तो आपको एक और जानकारी तो ऐसे है कि आप सभी के लिए मैंने एक व्हाट्सअप नंबर जारी किया है, तो उस व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप मेरे को मैसेज करना। इस क्लास के बाद मेरे को व्हाट्सअप नंबर के जरिए आप मेरे को मैसेज कर लेना कि सर जी मेरे को ई बुक चाहिए। काफ़ी बच्चों ने ई बुक खरीद चुके हैं, ठीक है, जो भी बच्चे हैं वो खरीद चुके हैं और आप भी खरीदना चाहो तो मेरे को इस नंबर दे रखे हैं, देख लो, नंबर देख लो और स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। और आपको ये मेरे को कम्युनिटी के माध्यम से मैंने टेलीग्राम पर ये नंबर सभी जगह मैंने आपको उपलब्ध करवा दी हैं, तो आप मेरे को इसी नंबर से आप व्हाट्सअप कर देना, सर जी मेरे को ई बुक चाहिए, आप मेरे को उपलब्ध करवाए, तो मैं आपको ई बुक उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो ई बुक केवल पशुधन सहाय की तैयारी करें उनके लिए तो भाई मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त और 50 नंबर का पोर्शन दे रहा है, उनके लिए भी कंप्लीट करने की कोशिश की है कि आपके ज़बरदस्त अच्छी प्रकार से पूरा सिलेबस उसके अंदर दिया जाए और सभी सब्जेक्ट को मैंने ऐड किया। आप पोस्टर के अंदर देख सकते हो, मैंने राजस्थान जीके भी लिया है, राजस्थान जीके के साथ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिर राजस्थान की राज्य व्यवस्था, फिर होगी करंट अफेयर्स वगैरह, फिर कंप्यूटर हो गया, दैनिक विज्ञान हो गया। इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट इसके अंदर मिलेगी। मात्र 49 रुपये में केवल 1100 प्लस क्वेश्चन देने की कोशिश करें। बिल्कुल सस्ते में आपके लिए उपलब्धि करवा रहे हैं ताकि आपका कहीं न कहीं आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा फायदा हो। इसके लिए आपको ज़्यादा फीस नहीं चुकानी, केवल 49 रुपये तो खरीद सकते हो ना। 49 रुपये में आपको केवल 1100 क्वेश्चन की ई बुक मिल जाएगी, वो भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से, अच्छे प्रकार से। तो तमाम बच्चे ई बुक के लिए मेरे को संपर्क कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको आज जानकारी दे दी। मेरे को रात को ही काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया था कि सर ई बुक तैयार हुई है तो हमारे को चाहिए, तो उनको उपलब्ध करवा दिए। आपको चाहिए तो आप भी मेरे को मैसेज कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी प्यारे बच्चों का, जुड़ने वाले तमाम साथियों का एक बार क्लास के अंदर स्वागत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी।